रंगापुर नाम का एक गांव था, जहां भीखाराम अपनी बीवी कुसुम और 2 बच्चों के साथ रहता था, तान्या और 8 साल का बिल्लू, जो स्कूल की पढ़ाई करता था। वैसे तो भीखाराम गांव के सेठ जी के यहाँ चौकीदार का काम किया करता था। अरे भीखाराम, कल रात जब बड़े भैया घर आए तो उन्होंने कहा कि तुम सो रहे थे। क्या इसी बात की तनख्वाह लेते हो तुम? पर मालिक, मैं कल सुबह 7 बजे आया था और बड़े भैया ने मुझे 4 बजे सोते हुए देखा। मुझे भी आराम की जरूरत है, वरना मैं चौकीदारी कैसे करूँगा? भीखाराम ने इतना कहा ही था कि सेठ जी के लड़के, जिन्हें सब बड़े भैया बुलाया करते थे, वो आ गए और कहने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे अब्बू से जबान लड़ा रहे हो? तुम्हें तो मैं। बड़े भैया ने इतना कहकर भीखाराम को एक जोरदार धक्का मारा, जिससे भीखाराम के सिर पर चोट लग गई। मालिक, मैं यहाँ पर सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक यहाँ पर कोई चोरी नहीं की और आप है कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। मालिक, इतना कहकर भीखाराम बेहोश हो गया। भीखाराम के परिवार ने उसे पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। जब उसे होश आया तो उसके सामने पूरा परिवार था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ ही हूँ। हम दोनों इस चीज का हल जरूर निकालेंगे। उन्होंने आपको मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब रहने भी दो भाग्यवान, वो बड़े आदमी है। उन्होंने हमारा परिवार चलाया है, वो भी कई सालों तक। हमें उनसे नहीं उलझना चाहिए। तनख्वाह देते हैं, कोई मेहरबानी नहीं करते। अब दिन रात वहाँ काम करते हैं, इस वजह से आपको पैसे मिलते हैं। कुसुम और भीखाराम बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर कंपाउंडर आया और कहने लगा, आप वहाँ जाकर पैसे जमा कर दीजिए। अब इन्हें आप ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो इन्हें दवाई दी है, उसकी पर्ची ये रही। हाँ हाँ, जा रहे हैं। तुम ये मत बताओ हमें, हम सारे पैसे भर देंगे। कुसुम ने तुरंत ही घर के बचे हुए पैसे अस्पताल वाले को दे दिए और अपने पति और बच्चे के साथ घर आ गई। भीखाराम को कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा गया था। हमारे पास बस कुछ ही दिन का राशन बचा है। मुझे इसका कोई न कोई हल निकालना होगा, वरना मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आप फिक्र मत कीजिए, हम किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेंगे और अपना घर तब तक चलाएंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। भीखाराम कुछ दिनों तक अपने घर पर ही रहता है और अपनी तबीयत का ख्याल रखता है। थोड़ा सा ठीक होते ही वो नौकरी ढूंढने लगता है। अब तो कोई उधार भी नहीं देता मुझे। नौकरी के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। भीखाराम मन ही मन सोच रहा था कि तभी दूर के एक स्टेडियम से एक गेंद जोर से उछल कर आती है और भीखाराम के ठीक सामने एक गाड़ी के कांच पर लग जाती है, जिससे गाड़ी का कांच टूट जाता है। हे मालिक, ये सब क्या हो रहा है? अगर ये गेंद मुझे लग जाती तो मैं तो मालिक का प्यारा हो जाता। उस स्टेडियम में गुस्से से चला जाता है और सभी खेलते हुए बच्चों पर चिल्लाने लगता है। ये गेंद किसने मारी? तुम बच्चों के तुम्हारे अब्बू ने कान नहीं मरोड़े, वरना तुम सब ऐसे ना होते, तमीज से रहते। भीखाराम को गुस्से में वहाँ आते देख सारे बच्चे डर के भाग जाते हैं और ये नजारा उस स्टेडियम के मालिक ब्रिजराज ने भी देख लिया और भीखाराम के पास आकर कहा, तुम कौन हो और इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बताऊं साहब, बच्चों ने इतनी तेज बल्ले से बॉल मारी कि एक गाड़ी की कांच टूट गई। अगर वही बॉल किसी को लग जाती तो वो मालिक को प्यारा हो जाता ना। मुझे कब से तुम जैसे ही आदमी की तलाश थी, जो इस बड़े से शानदार स्टेडियम की देखभाल कर सके, और लगता है अब वो आदमी मुझे मिल गया है। सर, मैं कुछ समझा नहीं मालिक, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या तुम इस स्टेडियम में चौकीदारी का काम करोगे? पूरे 15,000 तनख्वाह दूंगा। मैं अब तक वेतन पर काम करता था, आज आपने तनख्वाह शब्द का इस्तेमाल किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले के जमाने में जब एक इंसान 9 लोगों को पाला करता था तब उसे नौकरी कहते थे। जब वो 4 लोगों को पालने लगा तब उसे चाकरी कहने लगे। वेतन यानी अपने आप को संभाल पाना, बस। और आप तो मुझे अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं। ये मौका मैं मेरे हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम होशियार हो, कल से इस स्टेडियम की जिम्मेदारी तुम्हारी। भीखाराम अपने घर खुशी खुशी चला गया और अपनी बीवी कुसुम से सारी बातें बताने लगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, मैंने मालिक से प्रार्थना की थी कि सब कुछ कुशल मंगल हो जाए।
लगता है मालिक ने हमारी सुन ली। सही कहा तुमने, बस कुछ पैसे हाथ में आ जाए, फिर मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भीखाराम उस चौकीदारी की नौकरी से बेहद खुश था। भीखाराम ने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम के लिए भेजा। स्कूल के बाहर भीखाराम के पुराने मालिक बड़े भैया नजर आए। अरे भीखाराम, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ किसकी चौकीदारी करोगे? कि यहाँ अपने नाम के हिसाब से भीख मांगने आए हो? अब क्या बताऊं बड़े भैया, मैं तो आपका ही शुक्रगुजार हूँ। अगर आपने मुझे नौकरी से नहीं निकाला होता तो आज मैं अपने बच्चों का इस स्कूल में दाखिला नहीं करवा पाता। भीखाराम इतना कहकर वहाँ से अपने बच्चे बिल्लू को लेकर चला गया। लेकिन ये बात बड़े भैया को बर्दाश्त नहीं हुई। भीखाराम बहुत कुछ कह गया, इसका बदला जरूर लूंगा मैं। बच्चे को पढ़ाना तो दूर, 2 वक्त के खाने के लिए भी तड़पेगा। बड़े भैया ने अपने सबसे खास नौकर ब्रिजेश को बुलाकर कहा, ब्रिजेश, तुम मेरे एकदम खास सिपाही हो। अब से तुम्हें दूसरे काम ना करके उस पर कड़ी नजर रखनी है। उसकी बर्बादी ही अब मेरा हदफ है। कौन भैया? भीखाराम। बड़े भैया के कहने पर ब्रिजेश भीखाराम पर नजर रखने लगा। इधर बिल्लू की क्रिकेट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैं आजकल देख रहा हूँ बेटा, तुम दूसरों के हिसाब से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तुम पढ़ाई भी करते हो, तुम स्कूल में अपना काफी वक्त बिताते हो और शाम में इस स्टेडियम पे आकर क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करते हो। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है पापा। मैं बड़े होकर एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है बिल्लू, तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा बैट लेकर आऊंगा। आजकल बहुत से युवा क्रिकेट में अपने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं तुम्हारे इस शौक को बुरा भला नहीं कहूँगा, मैं तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सलाह दूंगा। अपने पापा की बात सुनकर बिल्लू खुश हो गया, मगर भीखाराम नहीं जानता था कि उसकी और उसके बेटे की बातें ब्रिजेश चुपके से सुन रहा था। ब्रिजेश सीधे बड़े भैया के पास जाकर बोला, भीखाराम एक स्टेडियम में नौकरी कर रहा है बड़े भाई, और स्टेडियम के मालिक उसे अच्छी खासी तनख्वाह भी दे रहा है। यहाँ तक कि भीखाराम का बेटा बिल्लू अच्छे स्कूल में पढ़ने के साथ साथ बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलता है। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि बिल्लू बहुत ही अच्छा प्लेयर बनकर भारत का नाम रोशन कर देगा। ब्रिजेश, मैंने तुम्हें नजर रखने के लिए कहा था, उसका और उसके बेटे का भविष्य बताने के लिए नहीं। तुमने तो खड़े खड़े ही उसका आगे का भविष्य मुझे बता दिया। अब मैंने अपनी आंखों से जो देखा बड़े भैया, वही मैं आपको बता रहा हूं। तुमने अपनी आंखों से जो देखा, बस मुझे वही जानना था। आगे मैं भीखाराम और उसके परिवार को देख लूंगा। मैं भी देखता हूं कि उसका बेटा क्रिकेटर कैसे बनता है। वो शाम के वक्त रोज बिल्लू पर नजर रखने के लिए स्टेडियम पहुंच जाता। शायद बड़े भैया किसी मौके का इंतजार कर रहे थे। एक दिन बिल्लू ने क्रिकेट खेलते वक्त एक छक्का मार दिया और बॉल सीधा बड़े भैया की कार के शीशे में जाकर टकराई। बिल्लू, ये तूने क्या किया बेटा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह के शॉट मत मारा करो। देखा, तुमने कार के शीशे का नुकसान कर दिया। तभी वहाँ पर बड़े भैया गुस्से में आकर बोले, तुम्हें यहाँ स्टेडियम की चौकीदारी करने के लिए रखा गया है ना, कि इस स्टेडियम को इस्तेमाल करने के लिए रखा है? स्टेडियम का मालिक ब्रजराज भी वहाँ आ गया। क्या हुआ भीखाराम? मैं बताता हूँ क्या हुआ ब्रिजराज जी। आपने इसको स्टेडियम की चौकीदारी के लिए रखा हुआ है ना, कि दूसरों की गाड़ियों की शीशे तोड़ने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। आपसे पहले ये मेरे यहाँ पर नौकरी करता था। एक दिन मैंने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा और मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद ये आपके यहाँ स्टेडियम की चौकीदारी करने लगा। मगर अब ये आपके स्टेडियम पर चौकीदारी करने के बहाने अपने बेटे को क्रिकेट खिला रहा है। न जाने कितने कार के शीशे को इसका बेटा तोड़ चुका है। वो तो अच्छा हुआ आज मैंने इसके बेटे को देख लिया। बड़े भैया की बात सुनकर ब्रिजराज भीखाराम पर गुस्सा होने लगा। मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें यहाँ पर नौकरी दी थी और तुम इस जगह की चौकीदारी करने के बजाय अपने बेटे को क्रिकेट सिखा रहे हो। और तो और तुम चोर भी निकले। निकल जाओ यहाँ से। ऐसा मत कीजिए मालिक, अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे इससे क्या मतलब कि तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हें यहाँ पर स्टेडियम में नौकरी के लिए रखा था।
ना कि तुम्हारे बेटे को खिलाड़ी बनाने का ठेका लिया रखा है। जानते भी हो एक खिलाड़ी बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भीखाराम ब्रजराज के सामने हाथ जोड़ता रह गया, मगर ब्रजराज ने भीखाराम की एक बात न सुनी। थक हार कर भीखाराम अपने बेटे बिल्लू को लेकर घर चला गया। दिल छोटा मत कीजिए, मालिक पर यकीन रखिए, इसमें हमारी ही कोई न कोई भलाई होगी। उस दिन के बाद भीखाराम फिर से बेरोजगार हो गया। बेरोजगार होने की वजह से वो बिल्लू के स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाया और बिल्लू को स्कूल से निकाल दिया गया। मगर बिल्लू को क्रिकेट खेलने का जुनून सवार हो गया था। ब्रजराज की नजर जब भी स्टेडियम के अंदर बिल्लू पर पड़ती, वो उसे निकाल देता। मगर बिल्लू चुपके से घंटों स्टेडियम में खड़ा हुआ क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देखता रहता। एक शाम बिल्लू स्टेडियम के पास ही खड़ा था कि तभी एक आदमी बिल्लू के पास आकर बोला, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ बच्चे कि तुम स्टेडियम में खेल रहे बच्चों को घंटों से देखते रह रहे हो। अगर तुम्हें खेलने का इतना ही शौक है तो तुम इनके साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? क्योंकि मेरे पापा ने बताया कि मैं गरीब हूँ और गरीबों को क्रिकेट खेलने का कोई हक नहीं है। एक बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो आदमी चौंक गया। तुम कौन हो? बिल्लू ने रोते हुए सारी घटना उस आदमी को बता दी। ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इन बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते तो मेरे साथ तो खेल सकते हो ना। बिल्लू बड़ी मासूमियत से बोला, अगर मैं आपके साथ क्रिकेट खेलूंगा तो ब्रजराज मुझे स्टेडियम से बाहर नहीं निकालेंगे ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे पास बैट नहीं है। लेकिन मेरे पास तो बैट है। इतना कहकर वो आदमी अपनी कार के अंदर से बैट निकाल लाया और वो बैट पीले रंग की रोशनी से चमक रहा था। ये पीले रंग की रोशनी क्यों चमक रही है? ये सोने का बैट है बिल्लू, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। चलो क्रिकेट खेलते हैं। इतना कहकर वो आदमी स्टेडियम के अंदर चला गया और बिल्लू के साथ क्रिकेट खेलने लगा। बिल्लू क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। बच्चे, तुम एक दिन बहुत बड़े खिलाड़ी बनोगे। उस दिन के बाद बिल्लू रोज रात में स्टेडियम में चला जाता और वो आदमी मुस्कुराता हुआ स्टेडियम के बाहर ही मिलता। कई लोगों ने बिल्लू को स्टेडियम में उस आदमी के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखा था और ये बात उड़ते उड़ते आखिरकार ब्रजराज के कानों तक पहुंच गई। रात के समय बच्चे के साथ क्रिकेट कौन खेल सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। ब्रजराज अपने स्टेडियम में पहुंच गया, मगर जैसे ही उसने देखा कि उसका पूरा स्टेडियम सोने का बना हुआ था, ये देखकर ब्रजराज हैरत में पड़ गया। ब्रजराज डरता हुआ स्टेडियम के अंदर चला गया। उसने देखा कि बिल्लू एक आदमी के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी उस आदमी की नजर ब्रजराज पर पड़ी। यह अच्छा नहीं हुआ अंकल, ब्रजराज अंकल ने हमें देख लिया है। घबराओ मत बेटा, आज के बाद ये क्रिकेट खेलने से तुम्हें कभी नहीं रोकेगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो आदमी ब्रजराज के करीब पहुंच गया। कौन है आप? तुम मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हो। मुझे एक बात बताओ, तुम इस बच्चे को अपने स्टेडियम में क्रिकेट खेलने क्यों नहीं देते, जबकि ये बच्चा बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेता है? अगर तुम ऐसे टैलेंट को अपने स्टेडियम में नहीं रख सकते तो तुम्हें अपने इस स्टेडियम को बेच देना चाहिए। बोलो, कितनी कीमत है तुम्हारे इस स्टेडियम की? मैं अभी इस वक्त इस स्टेडियम को खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप है कौन? अभी मैंने कुछ देर पहले देखा था कि पूरा स्टेडियम सोने का था और अब ये बिल्कुल सही हो गया। और तो और इस बच्चे का बैट तो अभी भी सोने का ही है। इसका बैट तो सोने का ही है, और जो स्टेडियम तुमने सोने का देखा था वो सोना इस बच्चे का टैलेंट था। मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता। मुझे भी बचपन में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। इस बच्चे के साथ क्रिकेट खेलने पर मुझे इसके टैलेंट का पता चला। जब ये बच्चा क्रिकेट खेलता है तो इसे खुद नहीं पता होता कि ये स्टेडियम सोने का बन जाता है, क्योंकि इस गोल्ड के बैट की यही खासियत है कि ये टैलेंट के चुनाव खुद करता है। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं बिल्लू को कभी भी क्रिकेट खेलने से नहीं रोकूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहने के बाद
उस आदमी ने बिल्लू से कहा, जब तुम बड़े खिलाड़ी बन जाओगे तब मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, लेकिन याद रखना तुम हमेशा इसी बैट से खेलना। आज के बाद तुम्हारा ये बैट सोने का नहीं रहेगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। बृजराज ने भीखाराम से माफी मांगी और उसे दोबारा काम पर रख लिया।